प्रिय सहभागियों, आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 59 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 12वें सप्ताह के 59वें व्याख्यान के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। प्रिय सहभागियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 12वें सप्ताह के चौथे व्याख्यान के साथ आपसे रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 58 आप सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि विदित है, यानी आप लोगों को पता है कि इस 12वें सप्ताह के व्याख्यानों के केंद्र में हिंदी निबंध है। तो इसमें हम लोगों ने निबंध के संबंध में अब तक विभिन्न विषयों को लेकर के विचार विमर्श किया है, जिसमें निबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके अंग इत्यादि को हमने इस सप्ताह के पिछले व्याख्यानों में समेटा है। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है निबंध की विशेषताएं, यानी व्याख्यान संख्या 59 का विषय निबंध की विशेषताएं। तो प्रस्तुत व्याख्यान से हम ये सीखेंगे कि प्रभावशाली निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी रचना में किन किन तथ्यों का हमें ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ साथ सभी जो आवश्यक बिंदु हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो साधारण रूप से जब हम किसी निबंध की विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो विद्वानों ने कुछ निश्चित बिंदु निर्धारित किए हैं, उन पर पहले हम प्रकाश डालेंगे। जैसे उसका जो प्रमुख गुण हो सकता है वो संक्षिप्तता, वैयक्तिकता, रोचकता अथवा इसको आकर्षण कह सकते हैं, मौलिकता, क्रमबद्धता, प्रभावोत्पादकता, स्वच्छंदता, कलात्मकता इत्यादि गुण हैं। तो जब कोई निबंध लिखता है और वो निबंध प्रभावशाली हो तो उसके जो आवश्यक गुण होने चाहिए उसकी चर्चा के क्रम में हम लोग जो अभी हमने बिंदु दिए हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि किसी निबंध को प्रभावशाली निबंध के रूप में स्थापित करते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो कतिपय उसमें ऐसे भी तत्व को दृष्टि में रखना होता है जो कि उसके प्रभाव को अभिवृद्धि प्रदान करते हैं, यानी उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी तथ्य होता है वो है शीर्षक का चयन। यानी कोई भी निबंध जब लिखते हैं तो शीर्षक उसमें महत्वपूर्ण होता है, और एक तरीके से शीर्षक जो है वो किसी निबंध का अक्स होता है, उसकी जो भी अभिव्यक्ति है उसमें निहित वो शीर्षक के द्वारा संकेतित हो जाती है। उसके बाद हम विषय चयन के संदर्भ में भी बात करेंगे। तभी हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं जब विषय उसका अच्छा हो। तो किसी भी विषय पर निबंध लिखने हम जा रहे हैं तो आवश्यक ये होता है कि जो भी हम विषय चुनें उस विषय की जो विशेषताएं हैं वो हम उस निबंध के माध्यम से व्यक्त कर दें। इसके लिए ज़रूरी ये होता है
कि जो भी हम विषय चुने, यानी निबंधकार जो भी विषय चुनता है उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए, उस विषय पर उसका अधिकार होना चाहिए। निबंध लेखन में ऐसे विषयों से बचना चाहिए जो कि आपके निजी जीवन से संबंधित हों, आपकी अपनी संवेदनाओं से संपृक्त हों, यानी उन तथ्यों से जुड़े हों जिसको लेकर के आप भावुक होते हैं। और ये बात तय है कि भावुक होकर के कोई भी बात स्पष्ट और निरपेक्ष रूप में मुश्किल से ही कही जा सकती है। तो उल्लेखनीय ये है कि जब भी हम कोई विषय चुनते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भावुकता से संपृक्त विषयों से हम दूर रहें। और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो भी विषय हम चुनते हैं वो विषय विवादास्पद श्रेणी में ना आता हो, यानी उसको लेकर के किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा विषय प्रभावशाली विषय होगा जिसको कि हम अभिव्यक्त करेंगे। और हमने बात की थी शीर्षक की, तो आप ये समझ लीजिए कि शीर्षक में संक्षिप्तता बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसे उस विषय से जुड़ा होना चाहिए। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। जब तक चुना हुआ शीर्षक निबंध के विषय से जुड़ा नहीं होगा तब तक वो निबंध एक प्रभावशाली निबंध के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। और मान लीजिए हमने किसी निबंध का शीर्षक चुन लिया है, शीर्षक चुन लेने के बाद फौरन ही हमको लेखन का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बाद हमको चाहिए कि जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम क्रमबद्ध रूप से अंकित या टंकित कर लें। जैसे उदाहरण के लिए आपको लिखना है कि भारतवर्ष का पड़ोसी जो उसके देश हैं उसकी संबंधों की क्या स्थिति है, कोई भी विषय इससे संपृक्त है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो ऐतिहासिक तथ्य हैं संबंधों के संदर्भ में, जो घटनाएं हैं, उनको हम लिख लेते हैं। उल्लेखनीय ये भी है कि इसके बाद एक तथ्य और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कभी भी स्वयं को व्यक्तिगत रूप से किसी भी निबंध में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जब भी हम लिख रहे हों तो हम निरपेक्ष होकर के, यानी हमारे अपने आग्रह पूर्वाग्रह उसमें सम्मिलित ना हो और हमें जो हमारी बुद्धि है उसका ही केवल सहारा लेना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण है निबंध के संबंध में, आमतौर पर देखा जाता है कि निबंधों में समस्याओं को रेखांकित किया जाता है, समस्याएं बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर गौरतलब ये है कि मात्र समस्याओं को बताने से विषय की पूर्ति नहीं होती है, पूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसके सुधार की संभावनाओं का भी संकेत होना चाहिए, उसका समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए। एक बात और है विषय के संदर्भ में, वो भी उल्लेखनीय है कि कभी भी बहुत जो ज्वलंत विषय होते हैं, चर्चित विषय होते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। बचने का अर्थ ये है कि उसी रूप में उसको ज्वलंत बना करके प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, अन्यथा निबंध आपका प्रभावशाली नहीं होगा। निबंध दरअसल संतुलित चित्रण के साथ ही लिखना चाहिए, यानी जो भी हम लिखें वो संतुलित हो। उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि हम किसी भी निबंध के लेखन में
आलोचना की अति की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, चाहे वो आलोचना किसी संस्था की हो, किसी व्यक्ति की हो या सरकार की हो। जहाँ तक हो सके अति नहीं करनी चाहिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि आप निबंध लेखन के समय निरपेक्ष हैं, तो अपनी सहमति और असहमति को व्यक्त न ही करें, तभी अच्छा निबंध बनेगा। और मैंने कहा कि समाधान आपको सुझाना है, तो ये बात तय है कि आप काल्पनिक समाधान बिल्कुल ही न दें। जो भी आप लिखें उसको विषय वस्तु और उसके लिए तैयार की गई रूपरेखा के अनुरूप हो, तभी उसमें सुसंबद्धता का गुण समाहित होगा। तो अब हम लोग उन तथ्यों पर विचार करेंगे जिसका कि हमने पहले उल्लेख किया था। हमने बताया था कि जो निबंध है उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है संक्षिप्तता। इसका अर्थ आप जानते हैं, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। तो इसे निबंध का एक आवश्यक गुण माना गया है। एक निबंधकार की सफलता तब प्रदर्शित होती है जब वो अपने विषय का उद्घाटन निबंध में संक्षिप्तता एवं लघुता के साथ करता है। यानी बहुत उसे अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं देता है, और जब भी आप विस्तार देंगे तो आपका जो विवेचन और विश्लेषण है वो व्यापक हो जाएगा, और वो व्यापक हो जाएगा तो आपका निबंध जो है वो बोझिल हो जाएगा। तो लघु आकार में आवश्यक विवेचन विश्लेषण ही जरूरी होता है, लेकिन सीमितता के आग्रह के कारण ऐसा न हो कि जो निबंध की आवश्यकताएं हैं, यानी उसके भीतर जिन तथ्यों को और जिन विचारों को आपको देना है वो पूरे ना हो सके, यानी उसको पूरी तरह से उसमें प्रस्तुत ना कर सकें। तो केवल संक्षिप्तता का आग्रह नहीं होना चाहिए। अगर आवश्यक है तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। निबंधकार अपने आप में स्वतंत्र होकर चिंतन तथा मन की अनिवार्यताओं को लेकर के विवेच्य जो पक्ष और बिंदु होते हैं उनको गंभीरता पूर्वक विचार करे। संक्षिप्तता यथासंभव, यानी अगर हो सकता है तभी संक्षिप्तता हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संक्षिप्त निबंध प्रभावशाली निबंध होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि केवल संक्षिप्तता के आग्रह में निबंध संक्षिप्त ना हो। दूसरा जो इसका गुण है वो है वैयक्तिकता। तो स्वभावतः निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। ये बात बार बार आपको इस विषय के विविध अध्ययनों में बताई गई है। निबंधकार की रुचियों, मनास्थितियों, विचारधाराओं और दृष्टिकोण का प्रभाव अभिन्न रूप से निबंध में मौजूद रहता है, और यही जो उसकी विशेषता होती है वही वैयक्तिकता की ओर संकेत करती है। निबंध के जनक, जैसा कि आप जानते हैं, मोंटेन द्वारा वैयक्तिकता रहित निबंध के अस्तित्व की कल्पना मात्र को भी स्वीकार नहीं किया गया है। व्यक्तित्व के इसी महत्व के कारण हडसन ने भी निबंध में वैयक्तिकता की अनिवार्यता को प्रतिपादित किया है।
निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने प्रकट होता है और वो पाठकों से खुल करके, आप ये कह सकते हैं कि मित्र की तरीके से संलाप करता है। यही कारण है कि मैदान की स्वच्छ हवा में कुछ देर टहलने से चित्त को जो सुख प्राप्त होता है, यानी जब आप वॉक करते हैं, टहलते हैं, तो अगर सहज संलाप है तो उसको पढ़ करके आपका यानी पाठक का मन भी आह्लादित होगा। तो आप लोग संक्षिप्तता की महत्ता को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं जो एक दूसरा गुण रेखांकित किया जाता है, वो गुण है रोचकता और आकर्षण। तो किसी भी निबंध के प्रभावशाली होने के लिए उसमें रोचकता तथा आकर्षण का समन्वय जरूरी है। आमोद प्रमोद, हास परिहास तथा भावनात्मकता का समुचित प्रयोग निबंध में रोचकता और आकर्षण उत्पन्न करता है। इसे हम रोचकता और आकर्षण के आश्रय स्थल के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। गौरतलब यह है कि इसके लिए भाषा शैली के उत्कृष्ट प्रयोग यथा संभव सहज स्वाभाविक होना चाहिए और जो भी भाषिक हम अवयव इसमें प्रयुक्त करें वो यदि अलंकृत हो तो वो स्वाभाविक होना चाहिए, अस्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोकोक्तियों, मुहावरों इत्यादि के प्रयोग के माध्यम से हम निबंध के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। तो जब उसका प्रभाव बढ़ेगा, और ये प्रभाव निश्चित रूप से इन अवदानों के द्वारा रोचकता के रूप में पड़ेगा, इसकी जो आकर्षण करने की क्षमता है उसमें अभिवृद्धि होगी। तो आप समझ गए होंगे। हम लोग अब अगला जो बिंदु है जिसको कि हम मौलिकता के रूप में रेखांकित करते हैं, तो आप लोग मौलिकता शब्द से निश्चित रूप से परिचित होंगे। मौलिकता का अर्थ है स्वरचित या स्व उत्पन्न कोई अभिव्यक्ति, कोई सृजन, कोई क्रिएशन इत्यादि। तो विचार तथा शैली में विशिष्ट प्रयोग, आप लोग जानते हैं कि जो आपका सृजन होता है, साहित्य होता है, यानी सृजन के रूप में जो साहित्य होता है उसमें मौलिकता का परिचायक होता है। निबंधकार प्राचीन एवं शास्त्रीय परंपरा से विचार करता तो है, लेकिन उसका केवल सहारा मात्र लेना चाहिए। उसका प्रकाश ग्रहण करके हम प्रकाशित हों, जबकि जो हम उसमें व्यक्त कर रहे हैं उस प्रकाश में जो हम उसके सानिध्य से जो हम दे रहे हैं वो निश्चित रूप से अपना होना चाहिए, यानी सहज होना चाहिए। और मौलिकता जो है वो कहाँ दिखाई देगी? विशेष रूप से आपके विश्लेषण में मौलिकता दृष्टिगत होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूर्ण रूप से विविधता और नवीनता को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारी अभिव्यंजना की शैली नवीन नहीं है तो उसका प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो हमारी अभिव्यक्ति की शैली है वो भी मौलिक होनी चाहिए, और निबंध में उसी की मौलिकता पर बल दिया जाता है। इसके बाद जो अगला बिंदु है उस पर हम आते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वात्म पूर्णता के रूप में रेखांकित करते हैं।
तो निबंध में आप लोग जानते हैं कि किसी एक विषय अथवा विषयांश का प्रस्तुतिकरण होता है, तथापि वह केंद्रित विषय अपने आप में पूर्णता को व्यक्त करता है। यानी हमने जो भी विषय लिया है या विषय का अंश लिया है, वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। इस संदर्भ में प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर जयनाथ नलिन का वक्तव्य अत्यधिक प्रासंगिक है। उसके माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। निबंध में प्रबंध की पूर्णता क्यों तलाश करते हो? उसके अपने स्वरूप के साथ उसकी अपनी पूर्णता है। कहानी में क्या उपन्यास की पूर्णता खोजोगे? निबंध में तारतम्य, संतुलन और पूर्णता सभी कुछ रहेगा, नहीं तो इसका स्वरूप खंडित हो जाएगा। तो उनका मानना है कि यह स्वतः पूर्ण होता ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये निबंध के रूप में अपना रूप ही नहीं ग्रहण कर सकता। इसके बाद हम लोग आते हैं क्रमबद्धता पर। कुछ लोगों के विचार के अनुसार निबंध में क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कदाचित ये मानना सही नहीं है। निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, साथ ही उसमें भावों का आवेग रहता है। फिर भी निबंध में वैयक्तिक विशेषता का अर्थ कदापि नहीं होता है कि वो निज को पागलों की तरह अर्थहीन रूप में, भावहीन रूप में प्रलापित करे, बल्कि सफल निबंधकार में चिंतन का प्रकाश रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अगर आप देखें तो व्यक्तिगत विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर उसको जगह जगह से खंडित कर दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति की प्रकृति के लोकमान्य स्वरूप से कोई संबंध न रखे, या भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें करवाई जाएं, किसी हठ योगी के से आसन करवाए जाएं, जिसका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी महत्ता होती है क्रमबद्धता की। उसके बिना केवल हम विलक्षणता के आग्रह में उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक और गुण पर विचार करते हैं, वो है प्रभावोत्पादकता। सामान्यतया निबंध में हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। वस्तु या विनोद का ये निबंध मात्र साधन न बने, यानी कहने का आशय है कि केवल ये विनोद का साधन मात्र बन करके न रह जाए। निबंध में गंभीर चिंतन और नवीन दृष्टियों का होना, इनका समन्वय होना आवश्यक है। पाश्चात्य विचारक प्रिस्टली के अनुसार अच्छा निबंध वही है जो साधारण बातचीत जैसे प्रकट हो, परंतु यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि निबंध के कथ्य एवं वर्ण विषय का प्रस्तुतिकरण सहज, सरल, विनोदपूर्ण लेकिन गांधीर्य के साथ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि निबंध को एक महत्वपूर्ण निबंध के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और इसके बाद हम जो एक और गुण है वो है सरसता। इस पर भी हम थोड़ा सा विचार करते हैं। आप जानते हैं कि निबंध का विषय निश्चित नहीं होता है। सभी प्रकार के विषय निबंध के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन शैली की रमणीयता और सरसता निबंध का अनिवार्य गुण है। जैसे निबंध में साहित्यिकता के साथ विचारों की आनंदमयी स्थिति अनिवार्य है,
यानी उसी प्रकार से अनिवार्य है जैसे साहित्यिकता और आनंदमय विचार अनिवार्य होते हैं। निबंध में निबंधकार की अनुभूतियों एवं भावनाओं के आश्रय से किंचित कल्पना करता हुआ आत्मव्यंजना के द्वारा प्रत्येक विषय को यथारुचि सरस और रमणीय बना देता है, यानी अपनी अनुभूतियों के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि सरसता भी उसका एक महती गुण है जो उसको वैशिष्ट प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वच्छंदता। तो निबंधों में स्वच्छंदता होती है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। जो निबंध लिख रहा है उसके विचार स्वतंत्र हों, और ये स्वतंत्र विचार निबंधों को खुलापन देते हैं। निबंधकार की जो भूमिका है वो कदापि उपदेशकर्ता या उपदेशक की नहीं होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी है कि निबंधकार जो है निबंध में अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने के लिए स्वच्छंद खुला आकाश प्रदान करता है। प्रश्न चाहे निबंध के विषय के चयन का हो, विषयानुकूल उदाहरण के प्रयोग का हो, प्रसंगों का हो, यहाँ पर वो स्वच्छंद प्रवृत्ति के माध्यम से निबंध को प्रभावी बना सकता है। निबंधकार लोक जीवन, संस्कृति, साहित्य, प्रकृति आदि सृष्टि के समस्त क्षेत्र में किसी भी विषय का चयन कर सकता है, यानी विषय के वैविध्य की अपार संभावनाएं निबंध में दिखाई देती हैं। इसलिए स्वच्छंदता निबंध का एक महती गुण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सुसंगठितता, यानी निबंध बंधा हुआ होना चाहिए। सभी जो तत्व हैं निबंध के वो आपस में एक दूसरे से संपृक्त हों। भाषा शैली की संक्षिप्तता सभी को मौलिक रूप से संगठित करती है। जब कसावट होगी तो ये सुसंगठित होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये सीमित आकार का हो, जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है कि बहुत बड़ा निबंध नहीं होना चाहिए। प्रयत्न होना चाहिए कि इसमें विचार, भाव और कल्पना, ये जो तत्व हैं ये यथा प्रसंग के अनुसार कसे हुए हों। एक बात और गौरतलब है कि निबंधकार को विषयांतर यानी भटकाव में नहीं जाना चाहिए, इसमें इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो निबंध जो है कसावट युक्त, सुसंगठित, श्रृंखलाबद्ध जो विचारधारा होती है उसका प्रकाशन होता है। तो संभवतः यही ऐसा तथ्य है जिसको ध्यान में रख करके शुक्ल जी ने कहा है कि निबंध विचारों की गूढ़ गुम्फित परंपरा है, जिसमें एक एक पैराग्राफ में विचार दबा रहता है। इसके बाद हम लोग कलात्मक पक्ष पर देखेंगे, बात करेंगे। इसको दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है, भाषा और शैली। दोनों ही निबंध के महत्वपूर्ण होने के संदर्भ में ज़रूरी हैं। बिना संयत भाषा के जो भी आपका लक्ष्य है वो व्यक्त नहीं होता है। तो लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से परिमार्जित भाषा की भी आवश्यकता होती है। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं होता है। भाषा के धरातल पर अगर आप विचार करें तो लेखनी ये है कि निबंध सरस और समावेशी हो। इसके लिए उसकी भाषा यथासंभव
सरल और स्वाभाविक तथा प्रवाहमान होनी चाहिए। मुश्किल, कृत्रिम एवं गैर ज़रूरी रूप से अलंकारिक भाषा से जहाँ तक संभव हो हमें बचना चाहिए। अलंकारिकता और लाक्षणिकता का प्रयोग आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए। गौरतलब ये भी है कि लंबे लंबे वाक्य ना हो, ये निबंध के सौष्ठव को प्रभावित करते हैं। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ये निबंध को बोझिल होने से बचाता है। अगर छोटे छोटे वाक्य होंगे तो जो आपने विषय चुना है वही विषय केंद्र में रहेगा। यानी भाषा की बड़ी महत्ता होती है निबंध के सफल होने में। इसके बाद हम देखेंगे शैली। भाषा और भाव की समन्विति जो होती है उसके ढंग को हम शैली कहते हैं। चूंकि निबंध गद्य की विधा है और कलात्मक गद्य की अपेक्षा रखता है, तो इसलिए कलात्मकता यानी कलापूर्ण गद्य शैली का निबंध में प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो निबंध प्रभावशाली निबंध के रूप में हमारे सामने नहीं आएगा। इसमें भाषा की शक्ति का पूरा विकास दिखाई देता है। और वो कैसे दिखाई देगा? जब उसकी शैली में एक सूत्रता होगी और जो भी हमने दूसरे औजार का प्रयोग किया है भाषा और शैली के, उसमें एक सूत्रता ज़रूरी होती है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि भाषा और शैली महत्वपूर्ण होती है। कोई भी निबंध तभी सफल निबंध के रूप में अपनी भूमिका निभाता है जब वहाँ पर परिमार्जित भाव और परिमार्जित भाषा का मेल होता है। तो प्रिय सहभागियों, आप लोग आशा है कि समझ गए होंगे उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो कि किसी निबंध को प्रभावशाली बनाने में भूमिका निभाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो विशेषताएं हैं जो अभी हमने आप लोगों के सामने रखी, उनका समन्वय आधुनिक निबंध विधा में होना चाहिए। जब तक ये गुण उसमें नहीं होंगे तब तक वो निबंध प्रभावशाली निबंध नहीं होगा। अगर प्रभावशाली नहीं होगा इसका मतलब है कि वो पाठक की चेतना को जागृत करने वाला होना चाहिए। और जब उसकी चेतना जागृत होती है तभी सामाजिक उन्नयन होता है, यानी तभी निबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इन सभी विशेषताओं का जो समन्वय है वो निबंध को एक महत्वपूर्ण निबंध के रूप में स्थापित करता है। इन सभी विशेषताओं यथासंभव निबंध साहित्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। यानी ये सारी विशेषताएं जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और निबंध को प्रतिष्ठित करने में सहायक होती हैं और इसी के द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को भी प्रगति मिलने में सहायता प्राप्त होती है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि समझ लिया होगा निबंध के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं। अब हम लोग अंतिम क्रियाकलाप पर आते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको ढूंढने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग व्याख्यान संख्या 58 की उत्तरमाला देखेंगे। उत्तरमाला प्रश्न नंबर 1 का अ, 2 का ब, 3 का सा, 4 का द और 5 का दा। अब कुछ प्रश्न आप देखिए।
निबंध की विशेषताएं हैं संक्षिप्तता, रोचकता, मौलिकता, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 2, निबंध की भाषा शैली में होनी चाहिए सूत्रात्मकता, अलंकारिकता, लाक्षणिकता, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निबंध का अर्थ है विकल्प अ अच्छी तरह बंधा हुआ, ब अच्छी तरह कसा हुआ, अच्छी तरह गूंथा हुआ, द इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 4 है इनमें से निबंध की विशेषता नहीं है स्वात्मपूर्णता, क्रोध, सरसता, इनमें से कोई नहीं। हडसन के निबंध में यानी हडसन ने निबंध के संदर्भ में किसे महत्वपूर्ण माना है? लाक्षणिकता, वैयक्तिकता की अनिवार्यता, मौलिकता और इनमें से सभी। तो इस प्रकार से यह सत्र ही समाप्त होता है। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहे। आप लोगों का आभार, धन्यवाद।